मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एसपी शर्मा त्रिवेदा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित महत्वपूर्ण न्यूज और आलेख का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे प्री मेंटरशिप प्रोग्राम की। तो आज डे हमारा 5। हमारा जो आज का टारगेट रहेगा वो GS4 एथिक्स में रहेगा। मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से हमें क्या प्राप्त कर सकते हैं, कौन से मानवीय मूल्य हम प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है हमारा GS2 पॉलिटी, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, यानी कि जो केंद्र और राज्य हैं उनके क्या फंक्शन हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या उनके उत्तरदायित्व हैं। इसके अलावा हम 10 MCQ सोल्व करने का प्रयास करेंगे और 2 मेंस क्वेश्चन हैं उनके आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे। आज की हमारी पहली न्यूज़ है कि जो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा है उनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस बात करते हैं हम पृष्ठभूमि की। तो आपको याद होगा कि इनके सरकारी आवास पे नकदी मिली थी जब आगजनी की घटना हुई थी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक 3 सदस्यीय इन हाउस जांच समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने इन्हें दोषी पाया है। इसके विरुद्ध जो न्यायमूर्ति वर्मा है उन्होंने याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना है कि जो इन हाउस प्रक्रिया है वो संवैधानिक ढांचे के समानांतर और एक अप्रमाणिक तंत्र है, यानी उसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है, जो इन हाउस प्रक्रिया है, वो संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 का उल्लंघन है, जिसके अनुसार जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो केवल संसद के द्वारा शुरू की जा सकती है। उसके लिए उसे विशेष बहुमत और विधिवत जांच के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रशासनिक या आत्म नियमन व्यवस्था है उसका अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये संवैधानिक सुरक्षा को ख़त्म करने के इक्वल है। अब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर जो सवाल उठाए हैं जस्टिस वर्मा ने, तो उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उनको यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो जस्टिस वर्मा है उनको न्यायिक कार्य से वंचित कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो उनके आवास पे जली हुई मुद्रा मिली और उसके वीडियो जारी हुए, उसके कारण उनका मीडिया ट्रायल है उसको बढ़ावा मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं मीडिया ट्रायल के खिलाफ पहले ही निर्णय दे चुका है। तो जो 3 सदस्यीय समिति थी उसने जो जस्टिस वर्मा उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए उनको विश्वसनीय माना और राष्ट्रपति को उन्हें हटाने की प्रक्रिया आरंभ करने की सिफारिश की। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि संभव है कि जो अगले सप्ताह संसद का सत्र होना है उसमें महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाए। यहाँ पे एक जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच प्रक्रिया है वह न तो संवैधानिक है और न ही विधिक रूप से वैध है, न ही उनका कोई प्रभाव है। अगली न्यूज़ है हमारी यमुना प्रदूषण को लेके। तो देखिए, जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति है उनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? जो मल जीवाणु हैं, फीकल जो कोलिफॉर्म है, उनकी जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो जो मल जनित बैक्टीरिया उनकी उपस्थिति प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाती है और ये भी दर्शाती है कि जो वहाँ पे जो सीवेज है वो अनट्रीटेड फॉर्म में सीधा प्रवाहित किया जा रहा है। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके अनुसार जो ये जीवाणु हैं इनकी अधिकतम संख्या 100 ml जल, यानी 100 मिलीलीटर जल में कितनी हो सकती है? अधिकतम 25 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में यमुना में ये 4000 गुना अधिक है। इसका मतलब जो जल का प्रदूषण है वो काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। इसके बाद बात करते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, BOD होता है क्या है? तो ऑक्सीजन की यह वह मात्रा है जो जैविक पदार्थ है, जो जल में घुले हुए जैविक पदार्थ हैं उनको विघटित करने के लिए आवश्यक होती है। अगर BOD बढ़ जाती है तो बढ़ने का मतलब क्या है? बढ़ने का मतलब है कि जो जीवाणु हैं, जो जैविक पदार्थ हैं, उनकी मात्रा बढ़ गई है और उनको विघटित करने के लिए जो विघटक हैं उनको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके अनुसार जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वो कितनी होनी चाहिए? 1 लीटर जल में 3 mg होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में ये देखा गया है कि इसका जो स्तर है, यानी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, उसकी जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर बात करते हैं गुलित ऑक्सीजन की। तो देखिए, गुलित ऑक्सीजन किसी भी जीव के जल में रहने के लिए आवश्यक होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
लेकिन ये देखा गया है कि कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जो यमुना है उसमें जो गुलित ऑक्सीजन है उसका स्तर है वो शून्य तक गिर गया है। और जब शून्य स्तर तक आ जाता है तो वो एक रूप से डेड जोन के रूप में विकसित हो जाता है, यानी कि वहाँ की जो जैव विविधता है वो लगभग समाप्त हो जाती है। तो इसके संभावित समाधान या उपाय क्या हो सकते हैं? तो जो नाले हैं उनका टेपिंग होना चाहिए और स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनकी क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। जो भी औद्योगिक अपशिष्ट उस यमुना में प्रवाह किया जा रहा है उसकी निरंतर निगरानी होनी चाहिए, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जो यमुना पुनर्जीवन मिशन है उसके अंतर्गत नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, साथ ही पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग जो क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है जो एनजीटी है वो लगातार इस पर सक्रिय निगरानी रखे। इसके बाद बात करते हैं आईएनएस विस्तार। समुद्री सुरक्षा और संकटग्रस्त पनडुब्बी से बचाव हेतु ये एक प्रकार का डाइविंग सहायता पोत है, यानी डाइविंग सपोर्ट व्हीकल है। इसे भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, ऐसा पहला ये पोत है। ये क्या है कि जो भी गहरे समुद्र में डाइविंग होती है, सबमरीन रेस्क्यू होते हैं और सेचुरेशन डाइविंग होती है, जैसे ये जटिल अभियान है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये भारत के आत्मनिर्भरता अभियान और समुद्री सुरक्षा जो रणनीति है उसमें एक मील का पत्थर हो सकता है। तो इसको कमीशन किया गया है आज ही 19 जुलाई 2025 को विशाखापट्टनम में, और इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो बात करते हैं कि किस प्रकार का है। तो ये एक डाइविंग सपोर्ट व्हीकल है। इसका उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र में सेचुरेशन डाइविंग, पनडुब्बी बचाव और सिल्वेज ऑपरेशंस। अब इसको बोला जाता है मदरशिप, यानी कि ये है जो डीप सबमेरियंस रेस्क्यू व्हीकल हैं उनके लिए मदरशिप के रूप में कार्य करेगा, जो संकटग्रस्त पनडुब्बियों से नौसैनिकों को सुरक्षित निकालने के लिए तैनात होता है। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रेटजिक महत्व क्या है। तो देखिए, जो आईएनएस अगर उसको कमीशनिंग किया गया है तो इससे भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस प्रकार की उन्नत पनडुब्बी बचाव और गहरे समुद्र में ऑपरेशंस करने में सक्षम होगा। ये पोत भारतीय नौसेना को फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी सबसे पहले रिस्पॉन्स करने वाला और प्रीफेड सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में उभरने में सहायता करेगा, विशेषकर जो हिंद महासागर क्षेत्र है वहाँ पे। इसके अलावा ये स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी है उसमें भी सहायता करेगा, क्योंकि भारत है वो न केवल भारत स्वयं के लिए बल्कि जो उसके क्षेत्रीय सहयोगी हैं उनको भी सबमरीन रेस्क्यू सेवाएं प्रदान कर सकता है इससे। तो ये है जो आत्मनिर्भर भारत है और स्वदेशी रक्षा निर्माण है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आईएनएस निस्तार है वो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता निर्माण है उसका एक प्रमाण है, क्योंकि इसमें देखिए लगभग 120 जो एमएसएमई है उनकी भागीदारी रही, और इसका जितना भी कंटेंट या जितने भी चीज़ें यूज की गई हैं वो लगभग 80% है वो भारतीय ही है। अगला जो हमारा न्यूज़ है वह भारत चीन संबंध में हालिया घटनाक्रम। देखिए, गलवान घाटी में 2020 में जो स्थिति होती है, झड़प होती है, उसके बाद दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद बहुत सारी सैन्य वार्ताएं हुई लेकिन पूर्ण डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। लेकिन अक्टूबर 2024 जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है कजान में, तो वहाँ पे जो संबंध है वो सामान्य होने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे जो पीएम मोदी है और जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं उनकी सीमित लेकिन महत्वपूर्ण बातचीत होती है। वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन पॉइंट पर गश्त और पशु चुराई की गतिविधियों को फिर से शुरू करने के शुरुआत होती है। ये हालांकि एक सांकेतिक प्रगति थी, लेकिन इससे जो सीमित विश्वास बहाली है उसके प्रयास फिर से शुरू हुए। उसके बाद उच्च स्तरीय जो दौरे और रक्षा संबंधित जो प्रयास हैं वो शुरू हुए। हाल ही में जैसे एससीओ की बैठक होती है उसमें जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा डी एस्केलेशन की मांग लगातार की गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने जो आतंकवाद की निंदा नहीं की गई थी इस कारण से जो दस्तावेज थे उन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। 2024 में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसकी पुनः बहाली हो गई है। तो 5 वर्षों के अंतराल के बाद ये ऐसी यात्रा बहाल हुई है। तो भारत के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत में इसे काफ़ी सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है।
अब बात करते हैं कि भारत को आतंकवाद पर कूटनीतिक सफलता किस प्रकार से प्राप्त हुई है। देखिए, पहलगाम हमला है, तो जब ये हमला हुआ तो उस समय चीन की जो प्रतिक्रिया थी वो काफ़ी कमज़ोर थी और भारत के लिए काफ़ी निराशाजनक थी। लेकिन जब ब्रिक्स संयुक्त घोषणा होती है ब्राज़ील में, तो उसमें जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की पहली बार सीधी निंदा की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके अलावा आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों पर भी कटाक्ष किया गया। हालांकि इस जो दस्तावेज था उसमें लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे नामों को यूज नहीं किया गया था, लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड विभिन्न देशों के द्वारा अपनाए गए उसकी काफ़ी आलोचना की गई। बात करते हैं ऐतिहासिक तुलना की, तो देखिए 2009 में जो ब्रिक था उसकी संयुक्त घोषणा में 2008 का जो मुंबई हमला हुआ उसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि 2017 में जो ब्रिक्स घोषणा हुई उसमें पहली बार पाकिस्तान आधारित जो आतंकवादी संगठन है उनका नाम लिया गया था। तो ये भारत के लिए काफ़ी कूटनीतिक सफलता देखी जा रही है। अब बात करते हैं व्यापार, तकनीक और रणनीतिक असंतुलन भारत और चीन के बीच। तो आपको पता होगा कि भारत का चीन से व्यापार घाटा है वो बहुत ही ज़्यादा है और ये लगातार बढ़ रहा है। चीन है भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, एपीआई, मशीनरी और अब वर्तमान में रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं जैसे जो रणनीतिक संसाधन उनकी आपूर्ति करता है। लेकिन 2024 में कुछ जो वस्तुएं थी उनके निर्यात पर चीन के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। तो चीन ने जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं उनके लिए जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, इसके अलावा टनल मशीन, विंड टर्बाइन और उच्च मूल्य उर्वरक हैं उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये एक तरीके से चीन के द्वारा आर्थिक रणनीतिक दबाव का संकेत था। अब बात करते हैं भारत चीन के जो कोर इश्यू हैं वो क्या हैं। तो देखिए, ताइवान और जो तिब्बत है उसके संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत है वो वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करता है। यानी वन चाइना पॉलिसी क्या है कि चाहे वो ताइवान हो या तिब्बत हो, वो किसका पार्ट है, चीन का ही पार्ट है और इनके साथ अलग से कोई देश है वो संबंध स्थापित नहीं करेगा। लेकिन चीन क्या चाहता है कि भारत पुनः इसकी पुष्टि करे। वहीं दलाई लामा को लेके भारत की क्या स्थिति है कि भारत में वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, लेकिन चीन क्या कहता है जो दलाई लामा है वो एक विभाजनकारी हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर और पीओके पे क्या है। तो जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो भारत के लिए काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, जबकि चीन है तो वहाँ पे सीपीईसी और पाकिस्तान को काफ़ी सहयोग कर रहा है। तो अब आगे की राह क्या हो सकती है। तो देखिए, जो भारत चीन संबंध हैं वो एक तरफ संभावनाओं से युक्त हैं और दूसरी तरफ चुनौतियों से भी। तो ये दोनों का ही संभावना और चुनौतियों का मिश्रण है। चीन को समानता, पारदर्शिता और परस्पर सम्मान की भावना से भारत के साथ संबंधों को स्थापित करना चाहिए, न कि चीन सिर्फ शक्ति समीकरण के आधार पर संबंधों को स्थापित करे। अब यदि भारत चीन स्थायी सहयोगात्मक संबंध चाहते हैं तो सबसे आवश्यक है कि वो विश्वास बहाली करें, सीमा पर शांति लाएं और वास्तविक जो समस्याएं हैं उन पर समान समझ को विकसित करें। तो इसके लिए क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आप सोल्व करने का प्रयास करें। पहला है कि भारत चीन संबंधों में कूटनीतिक प्रगति और संरचनात्मक बाधाओं की समांतर उपस्थिति संबंधों की प्रकृति को कैसे परिभाषित करती है। तो देखिए, इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं कि गलवान के बाद की क्या स्थिति, कूटनीतिक प्रयास जैसे ब्रिक्स, एससीओ में क्या प्रयास किए गए, कौन कौन से विवाद अभी भी बने हुए हैं जैसे बीआरआई, आतंकवाद, व्यापार। और निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि सतर्क रह के आशावादी दृष्टिकोण को अपनाए जाने की आवश्यकता है। तो इस पर आप आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि ब्रिक्स और एससीओ जैसे जो बहुपक्षीय मंच हैं उनकी भारत चीन संबंधों में क्या भूमिका हो सकती है। तो पहला हम इसका हो सकता है कि आप बताएं कि बहुपक्षीय मंचों पर कैसे समन्वय स्थापित करें, आतंकवाद पर सहमति और असहमति को लेकर इनके क्या विचार हैं, पाकिस्तान का इसमें क्या भूमिका है और भारत की सक्रिय कूटनीति किस प्रकार से इनका प्रयोग कर सकती है बहुपक्षीय मंचों का। तो इन आंसर को लिखने का आपको प्रयास करना है। इसके बाद बात करते हैं भारत में बैंकिंग क्षेत्र में ऋण प्रवाह की मौजूदा स्थिति और एमएसएमई क्रेडिट ग्रोथ। देखिए, जो ऋण वृद्धि है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्रेडिट ग्रोथ क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ होगा तो इससे क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो वित्त है उसकी पहुंच बढ़ेगी। इससे क्या होता है कि जो घरेलू मांग है, इन्वेस्टमेंट है, उपभोग है ना, वो महत्वपूर्ण रूप से बढ़ता है।
लेकिन हाल ही में देखा गया है कि जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है उनकी जो ऋण वृद्धि है वो नकारात्मक हो गई है, यानी उसमें गिरावट आई है। अब इसके कारण क्या है? तो देखिए, आरबीआई के द्वारा 2023 के अंत में कुछ नियामकीय हस्तक्षेप किया गया था, विशेषकर जो अनसिक्योर्ड जो रिटेल लोन होते हैं, यानी कि ऐसे लोन जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती है, और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है उनको दिए गए ऋण पर जो रिस्क वेटेज था उसको बढ़ा दिया। सेकंड है जो फ्लोटिंग लोन शेयर है उसमें कमी। देखिए, जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट क्या होती है? मतलब ऐसी लैंडिंग रेट, ऐसी उधारी की दर जिसमें एक्सटर्नल बेंचमार्क का प्रयोग किया जाता है। अब एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या हो सकते हैं? जैसे आपने सुना होगा रेपो रेट, जो टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, उनके लिए जो दरें हैं, उनसे जब जो लोन की दरें हैं वो जोड़ दी जाती हैं, या लेंडिंग के जो रेट हैं वो जोड़ दी जाती हैं, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। तो वर्तमान में जो ऋण की जो दरें निर्धारित होती हैं वो इसी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट पर आधारित होती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि निजी बैंकों में केवल 54.7 जो रिटेल पोर्टफोलियो हैं उसी में ये लागू हैं, जबकि सार्वजनिक में लगभग 60% तक हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मौद्रिक नीति का जो बदलाव होता है उससे जो लाभ हैं वो ग्राहकों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाते हैं। बात करते हैं निजी बैंकों की धीमी वृद्धि और सार्वजनिक बैंकों का उदय। देखिए, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो निजी बैंकों में तो घट रहा है, लेकिन जो सार्वजनिक बैंक हैं उनमें ये क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनका ऋण में हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है, जो कि 2018 में कितना था? 20% था। 2025 में बढ़ के कितना हो गया है? 57% के आसपास। तो ये बदलाव आया क्यों? तो ये सरकार की जो 4R रणनीति है, जैसे रिकॉग्नाइजेशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म, ये 4R हैं जी, वही इसका परिणाम है। अब बात करते हैं एनपीए। तो देखिए, हाल ही के वर्षों में एनपीए में लगातार गिरावट आई है। एनपीए क्या होता है कि ऐसे लोन जो मूल रूप से या फिर उनका ब्याज 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता है तो वो एनपीए कहलाते हैं। तो बात करते हैं ग्रोस एनपीए की। तो मार्च 2025 में ये घट के कितना रह गया है? मात्र 2.3%। वहीं बात करते हैं कि प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है वर्तमान में? 76.3%। औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की बात करें तो जो एनपीए ग्रोस एनपीए है वो जो सितंबर 2023 था उसमें 4% था, और मार्च 2025 में ये घट के सिर्फ 2.3% रह गया। एमएसएमई सेक्टर है वहाँ पर भी इसमें काफ़ी अच्छा बदलाव आया है, जो कि 21 में 10.8% था, वह 25 में घट के मात्र 3.6% रह गया। यानी कि एमएसपी है वहाँ पे भी एनपीए की जो स्थिति है वो काफ़ी सुधार हुई है। अब बात करते हैं एमएसएमई क्षेत्र की, जो कि एक पुनर्जागरण की कहानी है। कैसे? देखिए, एमएसएमई ग्रोथ रेट है वो 2011-13 के बीच में केवल 5 से 7% थी, लेकिन अब जो एमएसएमई की ग्रोथ, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बढ़ के लगभग 18% हो गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इसका प्रमुख कारण क्या है। जो एमएसएमई थी उनकी बैलेंस शीट में सुधार हुआ है। जो एमएसएमई है उसकी जो डेफिनेशन थी उसका विस्तार किया गया है, उसमें निवेश और टर्नओवर की सीमा बढ़ा दी गई है। 2025 का अभी बजट था उसी में इसकी जो एमएसएमई की जो डेफिनेशन थी उसमें बदलाव किया गया है। तो निवेश के लिए है कि जो माइक्रो हैं उनके लिए 2.5 है, जो स्मॉल हैं उनके लिए 25 करोड़ हैं। तो ये जो सीमाएँ हैं बढ़ा दी गई हैं। बात करते हैं फॉर्मलाइजेशन वाया यूआरएन, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो डिजिटल इकोसिस्टम बढ़ाया जा रहा है उसके कारण से इनकी जो ऋण सुविधाएं हैं वो काफ़ी बेहतर हुई हैं। इसके अलावा सरकार भी लगातार समर्थन बढ़ा रही है, जैसे क्रेडिट गारंटी में वृद्धि की गई है। जो ट्रीड्स प्लेटफॉर्म है उसके तहत जो टर्नओवर है उसकी सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा एमएसएमई समाधान पोर्टल में भी सुधार हुआ है। अब बात करते हैं कि जो एमएसएमई है उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या महत्व है। देखिए, जो एमएसएमई होती हैं वो बड़ी कंपनियों के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का कार्य करती हैं। तो इनके जो क्रियाकलाप होते हैं वो कॉरपोरेट गतिविधियों का ही प्रोक्स सूचक है। यदि एमएसएमई है उनका तकनीकी अपग्रेडेशन हुआ है, आपूर्ति श्रृंखला समर्थन और सूचना पारदर्शिता मिले,
तो ये भारत में जो औद्योगिक नींव है उनको पुनः डिफाइन कर सकते हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं उभरते वैकल्पिक क्रेडिट चैनल और वित्तीय प्रवृत्तियों की। तो देखिए, जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है वो लगातार उदय कर रहा है। जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्ड जो डील हैं उनके माध्यम से भारतीय बाजार में लगातार प्रवेश कर रहे हैं। तो इसके कारण भारत में जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा एक प्रवृत्ति देखी गई है ऑफ बैंक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसे बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट जो कि बैंक से संबंधित नहीं है, यानी बैंकों से लोन नहीं लिया जाता है, बल्कि इसके विपरीत जो अन्य इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कॉमर्शियल पेपर हो गए, बाहरी वाणिज्यिक उधारी होगी, बॉन्ड हो गई। तो जो भी कॉरपोरेट्स हैं वो अब वर्तमान में इनका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या है कि जो सोर्स हैं उनमें विविधता आई है। इसके परिणाम स्वरूप जो बैंकों की भूमिका है वो काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक हो गई है। तो यहाँ पे एक संभावित प्रश्न है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में हालिया ऋण वृद्धि की प्रवृत्तियाँ दर्शाते हुए जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी क्या भूमिका है और उसकी क्या चुनौतियाँ हैं, उसका हमें विश्लेषण करना है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो वार्ता चल रही है। ये भारत और यूरोपीय संघ है उसके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके काफ़ी लंबे समय से वार्ता चल रही है, जिसे वर्तमान में कहा जा रहा है यूरोपीय यूनियन इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। जुलाई 2025 में इसकी 12वीं दौर की वार्ता हुई, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन है उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कुछ जो प्रमुख मतभेद हैं उनको चिन्हित किया गया है। अब बात करते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो क्यों नहीं रहा, उसमें कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो ये होते क्या हैं, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते क्या हैं? तो ये ऐसे उपाय हैं जो खाद्य सुरक्षा, पशु और पौधों के स्वास्थ्य को लेकर बनाए गए तकनीकी मानदंड, यानी कि ऐसे जो मानदंड हैं जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ के पशु और पौधों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। WTO का में भी एक ऐसा ही एग्रीमेंट है, SPS एग्रीमेंट है, जो ये सुनिश्चित करता है कि जो देश हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। सिर्फ किसी देश पर अनावश्यक व्यापार बाधा पैदा करने के लिए इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपको SPS लगाना है, यानी सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगाने हैं, तो उनके लिए कोई वैज्ञानिक बेस होना चाहिए कि हाँ वास्तव में ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ की कठोर नीतियाँ। देखिए, जो यूरोपीय यूनियन है वो कीटनाशक अवशेष है उसको लेके अलग ही सीमाएं निर्धारित करता है, जो कि WHO या फिर कोडेक्स के जो मानक हैं उनसे भी अधिक सख्त मानकों का पालन करता है। उदाहरण के लिए एक है मिथाइल ब्रोमाइड, एक प्रकार का फ्यूमिगेशन है, उसमें उसको यूरोपीय यूनियन है वो अनुमति नहीं देता है, लेकिन भारत में इसका उपयोग है वो आम है। तो कीटनाशक हैं उनके प्रयोग को प्रतिबंधित करता है, उस पर काफ़ी कठोर सीमाएं आरोपित करता है। इसके बाद बात करते हैं अफ्लाटोक्सिन, तो उस पर भी सीमाएं हैं। तो यूरोपीय यूनियन है उसके मानक क्या है कि जैसे ग्राउंड नट्स हैं, मूंगफली हैं, उनके लिए निर्धारित करता है कि ये 2 प्रति kg माइक्रोग्राम हो सकता है, जबकि कुल जो अफ्लाटोक्सिन है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है प्रति kg 4 माइक्रोग्राम। और जो स्पाइस हैं उनके लिए ये निर्धारित किया गया है 5 ppb और कुल है मैक्सिमम कितना हो सकता है अफ्लाटोक्सिन 10। जबकि जो WHO का जो कोडेक्स है वो क्या है कि इसकी 15 ppb तक की अनुमति देते हैं, वहीं USA में तो 20 ppb तक की अनुमति है। तो इसका असर क्या होता है कि बाद से जो मूंगफली, मिर्च, हल्दी और चावल जैसे उत्पादों का यूरोपीय यूनियन को निर्यात किया जाता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बात करते हैं भारत की क्या आपत्तियां हैं। भारत का तर्क है कि जो यूरोपीय यूनियन के जो नियम हैं वो अनावश्यक रूप से कठोर हैं और उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। WHO या कोडेक्स जो मानक है उनसे अलग नियमों का उपयोग भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक प्रकार से गैर जरूरी बाधा बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं अन्य प्रमुख विवादों की। तो विवाद है प्रतिष्ठानों की सूचीबद्धता और क्षेत्रीयकरण। भारत चाहता है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो भारत के क्षेत्रीय मूल्यांकन को स्वीकार करे, यानी कि पूरे देश को नहीं बल्कि विशेष जिलों या क्षेत्रों को ही रोग मुक्त घोषित किया जाए। यूरोपीय यूनियन चाहता है कि जो सभी निर्यातक यूनिट हैं
वो यूरोपीय यूनियन द्वारा पूर्व अनुमोदित होना चाहिए। यानी कि जो भी निर्यात किए जाएं, कोई कुछ भी निर्यात किया जाए वो पहले यूरोपीय यूनियन के द्वारा पूर्व में अनुमोदित होना चाहिए। फिर एक जो अन्य मुद्दा है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट और टेक्निकल कंसल्टेशन को लेकर है। इस मुद्दे पर कोई अभी भी आम सहमति नहीं बन पाई है। भारत चाहता है कि जो विवाद समाधान तंत्र हो वो काफ़ी सरल हो और तकनीकी वार्ताएं हैं वो समयबद्ध रूप से हो। इसके बाद एक अन्य मुद्दा आता है रूल ऑफ ओरिजिन। देखिए, रूल ऑफ ओरिजिन होता क्या है? ये निर्धारित करता है कि कोई उत्पाद किस देश का मूल उत्पाद है, यानी कि कहाँ पे उसका जनरेशन या उत्पादन हुआ है, ताकि जो व्यापार समझौते हैं उनमें जो टैरिफ रियायतें होती हैं वो लागू की जा सकें। तो मेनली ये जो जुड़ा हुआ है कि कृषि उत्पादों से मछली, केमिकल्स, मशीनरी, पेट्रोलियम, लकड़ी, रेल, विमान, चिकित्सा उपकरण, उनसे जुड़ा हुआ है। यूरोपीय यूनियन और जो इंडिया है, दोनों पक्षों ने यह समझने की कोशिश की है कि किन वस्तुओं पर नियमों को और लचीला बनाया जा सकता है, तो ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो बात करते हैं व्यापारिक आंकड़ों की। तो देखिए, भारत से यूरोपीय यूनियन को कृषि जो निर्यात हैं वो 2018-19 में 3.02 बिलियन का निर्यात होता था। 2024-25 में ये बढ़कर सिर्फ 4.54 बिलियन डॉलर ही हुआ है, यानी सीमित वृद्धि हुई है। और मेनली कौन से उत्पाद निर्यात किए जाते हैं? कॉफ़ी, चाय, मसाले और चावल। अब बात करते हैं कि सीमित वृद्धि का कारण क्या है, मतलब अधिक वृद्धि क्यों नहीं हुई। तो यूरोपीय यूनियन के जो कठोर SPS शर्तें हैं वो इसके लिए उत्तरदायी हैं। अब बात करते हैं भारत में पर्यटन क्षेत्र की भूमिका और 2047 तक के लक्ष्य। तो भारत का 2047 का क्या लक्ष्य है कि वर्तमान में जो 5 से 6% GDP में योगदान है पर्यटन क्षेत्र का, उसको बढ़ाकर 2047 तक 10% पे ले जाया जाए। यह जो लक्ष्य है वो वैश्विक मानकों के अनुरूप है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। 2047 तक संभावित है कि ये 32 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच जाए। यदि GDP है वो 32 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचती है तो ये संभव है कि जो पर्यटन है वो लगभग 3.2 ट्रिलियन का योगदान पे पहुंच जाए। बात करते हैं पर्यटन क्षेत्र के ग्रोथ रेट की। तो पर्यटन क्षेत्र है उसकी वार्षिक चक्रवर्ती दर है CAGR है वो 24% अनुमानित है, जो कि काफ़ी तेज और संभावनाशील विकास दर हो सकती है। बात करते हैं संरचनात्मक सुधार और बुनियादी ढांचे की। तो देखिए, जो पर्यटन क्षेत्र है वो अभी तक अपर्याप्त आधारभूत संरचना से प्रभावित था, लेकिन मोदी सरकार उसने काफ़ी पहले की हैं। जैसे कि पर्यटन क्षेत्र के लिए संरचनाओं का तेज़ी से विकास किया गया है। उदाहरण के लिए जो हवाई अड्डे, राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, डिजिटल इकोसिस्टम, वीज़ा व्यवस्था, इनमें काफ़ी सुधार हुआ है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बनाम घरेलू पर्यटन आंकड़ों की। तो भारत में पिछले 1 वर्ष में लगभग 1 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं वो भारत आए। तुलनात्मक रूप से अन्य देश देखें जैसे थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, दुबई, वहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कम होने के बावजूद भारत के जो घरेलू पर्यटक हैं वो काफ़ी विशाल हैं, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है आध्यात्मिक पर्यटन। भारत का धार्मिक व सांस्कृतिक जो विविधता से युक्त पर्यटन है वो क्षेत्र वैश्विक स्तर पर काफ़ी अद्वितीय है। यानी कि आध्यात्मिक पर्यटन हम देखेंगे तो भारत के लिए कोई ऐसा प्रतिस्पर्धी नहीं है। जैसे कि ये महत्वपूर्ण आकर्षण स्थल कौन कौन से हैं, जैसे काशी, अमृतसर, उज्जैन, वैष्णो देवी, ऋषिकेश और दक्षिण भारत के मंदिर। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है स्थिरता की। तो आवश्यक है जो पर्यटन का विकास हो वह सतत और पर्यावरणीय संतुलन के साथ होना चाहिए। तो आज की न्यूज़ बस यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।